इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक एरर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इंसान हो तो गलती तो आप जरूर करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका जो कैटेगरी आती है वो होती है कंपाइल टाइम एरर्स। अब कंपाइल टाइम एरर्स वे एरर्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है उस टाइम पर आते हैं। ये भी अब दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। आपका पहला जो होता है वो होता है सिंटैक्स एरर और दूसरा होता है आपका स्टैटिक सिमेंटिक एरर्स, ठीक है। स्टैटिक सिमेंटिक एरर्स, तो इनको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आपने यहां पर लिखा ही आर गोइंग, तो देखिए यहां पर आपने रूल तोड़ दिया लैंग्वेज का, है ना। उसका कुछ रूल्स हो गए लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के, आपने वो गलत कर दिए। यहां पर आना चाहिए था इस, लेकिन आपने करा आर, है ना। तो ये आपका एरर हुआ। ऐसे ही जावा लैंग्वेज के अंदर आपने यहां पर जैसे कि इंट ए इक्वल टू 5 की जगह पर आपने लिख दिया आई टी एन ए इक्वल टू 5। तो देखिए यहां पर इसको हम सिंटैक्स एरर कहेंगे, क्योंकि आपने इसके सिंटैक्स को लिखने में गलती की है। जैसे कि मैं सेमी कोलन लगाना भूल जाऊं, जैसे कि आप यहां पर फुल स्टॉप लगाना भूल जाए, तो इनको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। लेकिन यहां तक तो सही है। जैसे कि फिर से हम एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देता हूं। आपने लिखा फुटबॉल प्लेस जोकर, ठीक है। अब देखिए आपने यहां पर इसके जो लैंग्वेज के कुछ रूल्स हो गए उनमें तो आपने कुछ गलती नहीं की, ठीक है। लेकिन क्या इसका कोई सेंस है? आप ये बताइए, फुटबॉल कैसे जोकर को खेल सकती है? तो जहां पर कुछ सेंस नहीं बनता उनको हम कहते हैं सिमेंटिक एरर्स। अब देखेंगे हम स्टैटिक सिमेंटिक एरर्स क्या होते हैं। मतलब सिमेंटिक का मतलब ही वो होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है कि किसी स्टेटमेंट को कुछ मीनिंग देना। तो जब आप कुछ मीनिंग ही नहीं दे रहे हो तो वो सिमेंटिक एरर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां पर क्या करते हो, मैं यहां पर लिखू इंट ए इक्वल टू और इसके अंदर आपने पास करा दी वैल्यू जोकर। तो देखिए आपका इंटेंशन बिल्कुल सही है। आपने यहां पर ए के अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर कराना चाहा है ना। जोकर वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो और सिंटैक्स भी आपका सही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि क्या आप एक इंटीजर डेटा टाइप के अंदर एक स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करा सकते हो? नहीं करा सकते। तो एक स्टैटिक सिमेंटिक एरर हुआ। और लीजिए जैसे कि मैं यहां पर क्या करूं, इंट ए, या फिर एक काम करता हूं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू ए बी सी -5। मैं आप पर बताइए अब स्ट्रिंग में से 5 कैसे माइनस करूं? तो जहां पर कुछ सेंस ही नहीं बनता वे स्टैटिक सिमेंटिक एरर्स होते हैं। अब डायनामिक सिमेंटिक एरर्स भी होते हैं, उनके बारे में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। तो कंपाइल टाइम हो गया आपका। अब बात करेंगे हम रन टाइम एरर्स के बारे में, ठीक है। रन टाइम एरर्स, सपोज करिए आपका प्रोग्राम सही अच्छी तरीके से कंपाइल हो चुका है, तो आप काफी खुश हो कि हाँ अब तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आ सकती है। रन टाइम एरर्स वो चीज है जो आपको दिक्कत देगा, ठीक है। तो जैसे कि आप करते क्या हो, यहाँ पर इंट ए इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0। अब 0 से डिवाइड कर रहे हो, कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो एक एक्सेप्शन वो आप पर फेंक कर मारेगा कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आपको मिला है, ठीक है। आगे पता चलेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास होती है, वैसे बता दूं। हाँ, तो एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा। तो वे एरर जो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम पर आते हैं। जैसे कि आपने इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, आपने ये किया, मतलब यूजर से इनपुट लिया। अब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, लेकिन यूजर क्या करता है, ऐसे मतलब मजाक मजाक में वो ए बी सी ऐसे स्ट्रिंग की वैल्यू पास करा देता है। तो क्या आप इंटीजर के अंदर एक स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करा सकते हो? नहीं। इसीलिए वो फिर से एरर फेंक कर मारेगा और वो रन टाइम एरर होगा, एक एक्सेप्शन फेंक कर मारेगा। जैसे कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है ना। तो वो सब होता है। जैसे कि आपने एक एरे बना रखा है, ये तीन, उसके अंदर जो है मतलब तीन इंडेक्सेस है 0 1 2, और आप क्या करते हो, यहां पर लिखते हो सपोज करिए इसका नाम ए है और ए के 4th इंडेक्स पर आप उससे प्रिंट करा रहे हो। तो कंपाइल हो जाएगा आपका प्रोग्राम, लेकिन जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो देखेगा कि इसके जो 4th इंडेक्स पर तो है ही नहीं कुछ, मतलब इसकी 4th इंडेक्स तो है ही नहीं, तो मैं कहां से लाऊंगा निकाल कर उसको। इसीलिए वो फिर से आपको एक्सेप्शन फेंक कर मारेगा, ठीक है। तो रन टाइम एरर्स आपके हो गए। अब होते हैं आपके लॉजिकल एरर्स, कि लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं? लॉजिक आपका जहां पर गलत हो, जैसे कि आपसे मैं कहा कि भैया आप मुझको दो नंबर्स को जो ऐड करे वो एक प्रोग्राम लिख के दो, और आप क्या कर रहे हो, उसको माइनस वाला लिख कर दे रहे हो।
जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ इंट सी इक्वल टू, सपोज करिए ए और बी वेरिएबल मैं ऊपर डिक्लेयर कर रखे हैं, ठीक है, सपोज कर लेना। और मुझको मैं आपसे कहता हूँ कि आपको प्लस करना है, लेकिन आप गलती से यहाँ पर क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपका लॉजिक यहाँ पर गलत हुआ। मैं दे रहा हूँ उसके अंदर वैल्यू 5 और 10, और वो आउटपुट दे रहा है आपका -5। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हुआ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया, रन टाइम एरर भी नहीं आया, लेकिन लॉजिकल आ गया अब। ठीक है, तो ये एरर्स होते हैं आपके जहां पर आपका कुछ लॉजिक गलत हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहा कि 3 नंबर का एवरेज निकालना है, आप क्या करते हो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई कर देते हो आप यहाँ पर 2, है ना, करना था आपको 3 से डिवाइड, तो एवरेज गलत निकाल कर देगा वो। तो जब आपका लॉजिक गलत हो तब आपके आते हैं लॉजिकल एरर्स। तो इनको हैंडल कैसे कर सकते हो आप, इनको हैंडल करने के लिए आप देख सकते हो कि आपने लॉजिक की कहां पर गलती की। ठीक है, जैसे कि जहां पर भी आपने अपना एल्गोरिदम लिखा होगा यहाँ पर कि हाँ मैं यहाँ पर एवरेज निकाल रहा हूं, तो फिर उसको चेक करना कि क्या मैं वो सही लिखा है या नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से आप हैंडल कर सकते हो। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, चलिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि हम एरर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो आपके प्रोग्राम में आते होंगे। ठीक है, वैसे कॉपी पर अगर आप करोगे तो आप ड्राई रन निकाल के कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी आईडीई के अंदर कर रहे हो तो कैसे करोगे। अब आईडीई क्या होती है, एक बार थोड़ा सा मैं टाइम आपका यहाँ पर भी कंज्यूम करूंगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होती है, देखिए गाइस। जैसे कि आप क्या करते हो जब आप कोडिंग करते हो किसी, प्रोग्रामिंग क्या होती है, सबसे पहले मुझको ये बताइए। मतलब आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि कुछ ऐसा कर दो। अब कंप्यूटर के अंदर जैसे कि आप जावा लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हो, है ना, तो जावा लैंग्वेज तो वो समझेगा नहीं, वो समझेगा सिर्फ मशीन लैंग्वेज। तो अब उसको बदलना भी पड़ेगा, तो इसीलिए आपके पास ट्रांसलेटर भी है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लेकिन वो मिलेंगे कहाँ से आपको, आप अपने जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो कंप्यूटर को दोगे कैसे, उसको कहीं पर लिखना पड़ेगा जो आपके इंस्ट्रक्शंस है। तो आईडी इसमें मदद करता है, आपको एक एडिटर देगा जहां पर आप अपना सोर्स कोड लिख सकोगे, कंपाइलर दे सकता है, इंटरप्रेटर दे सकता है, साथ ही साथ डिबगर भी देता है। डिबगर क्या करता है, जब आप अपना सोर्स कोड लिख रहे होते हो उसके अंदर जो सिंटैक्स एरर्स होगे या फिर जो आपके सिमेंटिक एरर्स होगे उनको डिटेक्ट कर लेता है और आपको बता देता है कि यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, तो यही होता है आईडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक क्लास बना रखी है एक्सेप्शन डेमो नाम से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, सपोज करिए मैं यहाँ पर एक पैटर्न लिखूंगा जो ये पैटर्न को प्रिंट कराएगा। ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम लिखूंगा। अब मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी गलती करूंगा, देखना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप बनाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। इस प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ी सी गलती करूंगा और फिर आपको बताऊंगा आप उसको कैसे पहचान सकते हो कि वो कहाँ पर है। ये मान लेना कि आपको नहीं पता कि वो कहाँ पर है, ठीक है, ये मानकर चलेंगे हम, जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। और मैं यहाँ पर करा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और एक स्टार में यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, थोड़ा सा चलो स्पेस भी प्रिंट करा देता हूँ। हाँ, और फिर मैं यहाँ पर करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर आपसे जो है नेस्टेड फॉर लूप नहीं आता तो चैनल पर वीडियो पड़ी, आप उनको देख सकते हो जाकर, या वेबसाइट पर भी वीडियोस देख सकते हो आप हमारी जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, एक्सेप्शन डेमो नाम से हमारी क्लास है ना, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पर ये ऐसे ही छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर उसने एरर दिखाया। तो चलिए फिर से करते हैं। तो क्लास हमारी कंपाइल हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। देखना गलत आएगा आउटपुट, मुझको भी पता है मैंने कुछ गलती की है और जानबूझकर की है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा एरर आ रहा है। अब देखिए, या तो आप कंपाइल, जब आप अगर कॉपी पर लिख रहे होते तो आप देखते कि हाँ अब आई की वैल्यू इतनी हो गई, अब जे की वैल्यू इतनी हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप के अंदर यहाँ पर ऐसे प्रिंट कराऊंगा कि जैसे ही हर बार फॉर लूप चले यहाँ पर प्रिंट कराए वो कि आई की वैल्यू इस टाइम पर प्लस आई है, मतलब आई है। ठीक है, और मैं यहाँ पर स्टार को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ क्योंकि हमको पता तो है ही क्या आउटपुट आने वाला है। और जे की वैल्यू इस टाइम पर इतनी है। ठीक है, तो हम इसकी मदद से अपने प्रोग्राम को देखेंगे अब। हुआ क्या, आई की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पर प्रिंट लगा रखा है शायद, है ना, चलो कोई नहीं।
आई की वैल्यू सबसे पहले 1 हुई, फिर जे की भी 1 हुई, फिर जे की 2 हुई, जे की 3 हुई, जे की 4 हुई। मतलब क्या, आई की जैसे ही 1 हुई तो जे की 5 बार चली वैल्यू, लेकिन हमको क्या चलानी है, यहाँ पर देखिए जो हमारा ये था, आई की वैल्यू 1 थी तो एक बार चलानी है जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 थी तो जे की वैल्यू 2 बार चलानी है। मतलब क्या हो रहा है, हमारी जे की वैल्यू कितनी बार बढ़ रही है, हर बार 5 बार चल रही है। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे एरर किया है, तो हमको आई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, बीच बीच में कहीं पर भी कुछ स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप उनकी वैल्यूज को पता लगा सके किसी इंस्टेंट पर कि अब इसकी वैल्यू कितनी हुई होगी, फिर अगला लूप चलने के बाद कितनी हुई होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ तो ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कि किस टाइप से आप इनको हैंडल कर सकते थे। चलिए अब हम देखेंगे कि आपका एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन, ठीक है, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। हाँ तो जो एक्सेप्शन होता है, आप उसको एक तरह से कह सकते हो वो सिचुएशन आ जाए जो आप एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो। जैसे कि एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री का हम यहाँ पर ले लेते हैं। आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो आपसे कहा जाता है कि जैसे ही आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो जो एटॉमिक साइज है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो आप काफी खुश, आपसे पूछा जा रहा है कि इनको अरेंज करो, इनको अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक साइज के, तो आप करते जा रहे हो। लेकिन पता चलता है कि आपका एक आंसर गलत है। वो क्यों? वहां पर आता है आपका एक्सेप्शन। वे कहते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है, तो उसी टाइप से आप समझ सकते हो। वहां पर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो गया, ऐसा होएगा मतलब, ठीक है, लेकिन वो होता है। तो मतलब वो सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है, या फिर वो एरर जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसको आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। केमिस्ट्री के अंदर ही कहा आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा हो जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा हुआ, तो उसी को हम एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे कि कोई एरर जब आप कोड कर रहे होते हो, कोई एरर जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, ठीक है, वो कहते हैं हम एक्सेप्शन। जैसे कि और एग्जांपल ले तो हम क्या ले सकते हैं, हाँ एक और, अब एक्सेप्शन के लिए कि एक और एग्जांपल ले, सपोज करिए एक प्रोग्रामर है, उसने एक प्रोग्राम लिखा। वो क्या करता है, एक TEXT टेक्स्ट डॉट TXT फाइल है आपकी, और वो इसको रीड करता है और इसका जो भी कंटेंट है वो सारा डिस्प्ले करा देता है। तो कोई इंसान आता है और वो मजे मजे में क्या करता है, इस टेक्स्ट डॉट TXT फाइल को डिलीट कर देता है कि ये तो फालतू किए हुए, ठीक है, तो उसने डिलीट कर दिया इसको। फिर जो जिसको भी अब कोई आता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जैसे ही अब ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इसको पता लगता है कि टेक्स्ट डॉट TXT फाइल तो मुझको कहीं मिली ही नहीं। इसीलिए वो तुरंत फेंक कर मारेगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कि भैया फाइल नहीं मिली, मैं कहां से दूं अब आपको इसका कंटेंट, ठीक है। तो इस टाइप से एक एक्सेप्शन को समझ सकते हो जहां पर आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और वो सिचुएशन आ जाए, ठीक है। अब एक्सेप्शन को हैंडल करना क्यों जरूरी है, जैसे कि आप एक एग्जांपल लो डेली लाइफ का। जैसे कि आप सुबह सुबह गए स्कूल की तरफ जा रहे हो, ठीक है, मौसम बिल्कुल सुहावना है, अच्छी तरीके से धूप निकली हुई है, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बारिश आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इतनी तेज धूप निकली थी, तो आप छाता लेकर नहीं जाते हो। लेकिन रास्ते में क्या होता है, बारिश आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप छाता लेकर जाते, मतलब एक बैकअप प्लान की तरह रख लेते उसको अपने साथ, तो शायद आप बच जाते, है ना। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, पहले से ही हम एक बैकअप प्लान रखते हैं अपने लिए, कि जैसे कि हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट डॉट TXT फाइल को हम ओपन कर रहे थे, है ना। और अगर हम पहले से ही एक बैकअप रखेंगे कि अगर वो फाइल नहीं मिलती है, तो हम वहां पर उस कंटेंट को रिप्लेस कराकर लिख देंगे कि फाइल हमको नहीं मिली, ठीक है, यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए। नहीं तो यूजर के कहां समझ में आएगा कि ये एक्सेप्शन क्या होता है, वो क्या होता है ना, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या होता है, क्योंकि वो प्रोग्रामर नहीं है, आप है प्रोग्रामर, ठीक है। तो इसीलिए हमको इनको हैंडल करना पड़ेगा, एक बैकअप की तरह हम लेकर चलेंगे कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं फिर। इसीलिए अब हम देखेंगे कि एक्सेप्शन को हैंडल कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है जब आपका एक्सेप्शन आता है। तो यहाँ पर एक क्लास बनाई है मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन डेमो नाम से, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक और मेथड बनाता हूँ, स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है, वॉइड, और यहाँ पर चलो ऐड नाम से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये क्या करता है, इंट ए इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0, मैं नाम यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही रख लिया, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, चलो इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि। तो अब यहाँ पर जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो एक्सेप्शन आता है, ठीक है, एक्सेप्शन आता है। अभी देखेंगे कि कैसे आता है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर अब डिवाइड मेथड को कॉल करा दूँ, ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, स्ट्रिंग
आर्क्स। ठीक है, इसको सेव किया और मैं इसको अब आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। जावा सी, और हमारे जो क्लास है उसका नाम है एक्सेप्शन डेमो डॉट जावा। ठीक है, तो पहले इसको हम कंपाइल करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब एक्सेप्शन हमेशा रन टाइम पर ही आता है। ठीक है, तो देखिए कंपाइल तो हो गया, आप खुश हो कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन एक्सेप्शन भी कुछ होता है भैया, देखना अभी क्या होगा। तो यहाँ पर बता दिया इसने, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो आपका एक एक्सेप्शन आया है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब इसने ये भी बताया, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक्चुअल में यहाँ पर है क्या, ये एक क्लास है। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आपकी क्लास है। अभी आपको थोड़े आगे और चल के पता लगेगा कि कैसे है। ठीक है, तो डिवीजन बाय जीरो यहाँ पर बता रहा है कि ये दिक्कत है आपकी। और फिर यहाँ पर इसने कुछ यहाँ पर ये भी लिख के दिया है, एट एक्सेप्शन डेमो डॉट डिवाइड, कुछ ऐसे लिख रखा है ना, फिर लाइन नंबर लिख रखी है। तो इसको हम कहते हैं स्टैक ट्रेस। क्या कहते हैं इसको हम? स्टैक ट्रेस। अब स्टैक ट्रेस हमारी क्या होती है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। स्टैक ट्रेस आप एक टाइप से उनको कह सकते हो वे मेथड्स जो एक्चुअल में आपके वर्किंग हो या फिर एक्टिव हो, वे मेथड्स जो आपके एक्टिव हो जब आपका एक्सेप्शन आया। जैसे कि इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक और मेथड बनाता हूँ। देखिए एक्टिव से मतलब जैसे कि यहाँ पर, हाँ, तो जैसे कि जब मैंने यहाँ पर मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले मेन मेथड के बाद यहाँ पर डिवाइड मेथड को कॉल किया गया होगा। तो फिलहाल कंपाइलर मेन मेथड से डिवाइड के अंदर कूदा होगा, है ना। हाँ, और फिर यहाँ पर एक्सेप्शन आया होगा। तो मेन मेथड भी हमारा एक्टिव था और डिवाइड मेथड भी, इसलिए इसने यहाँ पर मेन और डिवाइड दोनों को दिखाया। लेकिन मैं आपको एक और यहाँ पर जो है मेथड ऐड करता हूँ, वॉइड प्रिंट नाम से। स्टैटिक ही बनाता हूँ इसको, स्टैटिक वॉइड प्रिंट। ठीक है, हाँ, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या फिर एक काम करता हूँ मैं यहाँ से डिवाइड को कॉल करा लूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं डिवाइड को कॉल करा लेता हूँ। अब देखता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए इस बार प्रिंट को भी प्रिंट कराएगा ये जो हमारा प्रिंट मेथड है। नहीं कराया इसने, क्यों नहीं कराया? ठीक है, मेन मेथड हमने यहाँ पर इसको डायरेक्टली डिवाइड को कॉल करा लिया, नहीं कराया इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट मेथड को कॉल कराएंगे, इसलिए नहीं कराया था। हाँ, तो देखना डिवाइड प्रिंट और मेन, तो हुआ क्या, यहाँ पर मेन मेथड के अंदर आया। ठीक है, प्रिंट मेथड को बुलाया, प्रिंट के अंदर गया, डिवाइड को बुलाया इसने, और फिर डिवाइड के अंदर यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया। तो एक्टिव कौन थे? प्रिंट भी एक्टिव था और मेन भी एक्टिव था, और डिवाइड तो था ही जिसके अंदर आया। तो इसी टाइप से यहाँ पर स्टैक ट्रेस वही होता है जो एक्टिव ट्रेस होते हैं आपके। ठीक है, तो आई होप इतना आपके समझ में आ चुका होगा। तो जैसे ही आपका एक्सेप्शन आता है वो प्रिंट करा देता है कि किस लाइन नंबर पर आपका एक्सेप्शन हुआ। ठीक है, ये स्टैक ट्रेस प्रिंट करा देता है, आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। ठीक है, और फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि किस टाइप का एक्सेप्शन है, क्या क्लास है उस एक्सेप्शन की, क्लास का नाम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की क्या है इसका मतलब। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है डिवीजन बाय जीरो, तो ये होता है। अगर आप किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हो, मतलब आपका कोई एक्सेप्शन आया, ठीक है, और आप उसको हैंडल नहीं करते हो, तो आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है वो, क्योंकि अगर उसको कोई हैंडलर नहीं मिलता, जैसे कि आपको कोई छाता नहीं मिला हैंडल करने के लिए, जो बारिश आ रही थी तो आप भीग जाओगे, है ना। इसी टाइप से आपका एक डिफॉल्ट हैंडलर होता है जावा की तरफ से, जेवीएम जो होता है वो हैंडल करता है। वो क्या करता है, वो डिस्प्ले करा देता है एक आपका स्टैक ट्रेस। अभी थोड़े आगे चल के हम बात करेंगे कि स्टैक ट्रेस क्या होता है। फिर वो डिस्क्रिप्शन बता देगा कि भैया कौन सा एक्सेप्शन आया है आपका, कहां पर आया है, किस लाइन पर आया है, किस मेथड के अंदर आया है, ये सब जानकारी दे देगा। लेकिन जो यूजर है उसके लिए कुछ काम की नहीं है, इसलिए हमको हैंडल करना पड़ेगा ताकि हम उसको एक एप्रोप्रिएट मैसेज दे सके, है ना। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि हमको एक्सेप्शन को क्यों हैंडल करना पड़ता है। हाँ, तो जैसे ही कोई एक्सेप्शन आता है तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू लेंगे हम। तो देखिए सपोज करिए, हाँ, एक और बात, यहाँ पर एक्सेप्शन नाम से एक क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, उन्होंने डिफाइन कर रखी होगी क्लास एक्सेप्शन, और फिर कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा होगा, उसको छोड़ो, आपको नहीं पता जब। हाँ, ठीक है, तो एक क्लास बना रखी होगी, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हो गए, ये जावा के डेवलपर्स ने पहले से डिफाइन कर रखी है। जैसे कि स्कैनर क्लास भी पहले से ही डिफाइंड है। स्कैनर क्लास के अंदर सपोज एक नेक्स्ट इंट मेथड है, ठीक है, फिर उसकी कुछ कोडिंग कर रखी होगी उसके अंदर, है ना।
हाँ, तो इसी टाइप से क्या है, आपका एक एक्सेप्शन क्लास भी डिफाइंड है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं। और इसके अंदर और भी क्लासेस आ सकती है जिसने इसके अंदर नहीं, मतलब जिन्होंने इनको इसको इनहेरिट किया हो, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज को ले लिया हो। इनहेरिटेंस का भी थोड़ा कंसेप्ट दूंगा, अभी आप कंफ्यूज मत हो, वापस हम वहीं पर ही आते हैं। हाँ, तो जैसे ही कोई एक्सेप्शन आता है, सपोज करिए मैं लिखता हूं इंट a इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0, तो ये एक आपका एक्सेप्शन देने वाला है जिसका नाम होगा आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन, स्पेलिंग देख लेना गलत हो सकती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो जैसे ही अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है, तो देखिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम से एक क्लास है। ठीक है, क्या है, एक क्लास है। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, जावा का कंपाइलर खुद बना देगा, जेवीएम आपका जो है वो खुद एक इसका ऑब्जेक्ट बना देगा और उस ऑब्जेक्ट को बनाया जाएगा। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बनता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस जो ये एक्सेप्शन आया ना, इसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कि कौन सा एक्सेप्शन है, किस लाइन पर आया है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सब स्टोर होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर। मेथड्स के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकेंगे, आगे पता लगेगा कौन से वे मेथड्स है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, फिर वो क्या करेगा, अब जावा हैंडल जो एक्सेप्शन है ना आपका, एक्सेप्शन हैंडलर को वो ढूंढने वाला है कि क्या कोई हैंडलर है जो मुझको हैंडल कर सके, इस टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सके, क्योंकि इसके अंदर सब डिटेल्स है कि मैं किस टाइप का हूं, कैसे हैंडल होऊंगा। ठीक है, तो क्या वो ढूंढेगा कि क्या कोई है जो मुझको हैंडल कर सके, जैसे कि आप छाता ढूंढते कि क्या है कुछ, या फिर छाता नहीं तो आप कोई पन्नी वन्नी ढूंढ लेते हैं ना कि है, मतलब पॉलीथीन ढूंढ लेते हैं ना कुछ तो ढूंढते, लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिलता तो फिर आप भीग जाते बारिश में। हाँ, तो इसी टाइप से वो भी क्लासेस ढूंढेगा कि क्या कोई क्लास है, क्या कोई हैंडलर है मेरे पास जो मुझको हैंडल कर सके। लेकिन अगर उसको कोई हैंडलर नहीं मिलता है तो फिर क्या करेगा, जेवीएम का डिफॉल्ट हैंडलर होता है वो, अब मैंने आपको बता ही दिया क्या करता है, डिस्क्रिप्शन, कॉल स्टैक और ये सब आप सॉरी स्टैक ट्रेस ये सब आपका प्रिंट करा देगा। तो इसलिए हमको एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, जैसे कि आपको छाता लेकर जाना ही पड़ेगा या कुछ और लेकर जाइए, इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम देखें कि एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम देखेंगे थोड़ा सा एक्सेप्शन क्लास के बारे में और कुछ मेथड्स के बारे में, जैसे कि प्रिंट, स्टैक ट्रेस दे रखा होगा इस टाइप से। तो इन सबको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, आप चिंता मत करो। हाँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इनहेरिटेंस का आइडिया होना चाहिए, अगर है तो काफ़ी अच्छी बात है, थोड़ी वीडियो को स्किप करो, नहीं है तो एक बार समझ लो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस होती क्या है, जब एक क्लास की प्रॉपर्टीज या उसके जो मेथड्स होते हैं वो दूसरी क्लास में पहुंचा दी जाए, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ एनिमल नाम से। ठीक है, अब एनिमल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताइए जो कॉमन हो, जैसे कि वो वॉक कर सके, है ना, एक मेथड तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पर इसका कोड लिख लेना आप खुद। फिर वो ब्लिंक भी कर सकता होगा। ठीक है, अब मैं सपोज करिए यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ बर्ड नाम से, क्लास बर्ड। अब ये बताइए बर्ड के अंदर जो बर्ड है वो भी वॉक कर सकती होगी। अगर मैं यहाँ पर फिर से एक वॉक फंक्शन बनाऊं, ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, मेरे सोर्स कोड जो है उसको डुप्लीकेट भी कर रहा है, वो ब्लिंक भी करेगा, है ना। तो अगर मैं कुछ ऐसा तरीका खोज लूं कि उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाए, है ना, तो उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, जब एक क्लास की सारी प्रॉपर्टीज दूसरी के अंदर चली जाए। ठीक है, हम रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हमको ओवरव्यू लेना है। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड की आप यूज कर सकते हो, और फिर क्या होगा, और जैसे कि अब मैं यहाँ से ये फंक्शंस हटा दूँ, ठीक है, ये फंक्शंस में हटा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर इसका बर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इन मेथड्स को कॉल कराऊँ ना ब्लिंक, तो ये कॉल हो जाएगा क्योंकि ये वॉक और ब्लिंक इस क्लास के अंदर भी आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है अब जो बर्ड है वो फ्लाई भी करती हो, तो मैं यहाँ पर एक और मेथड ऐड कर सकता हूँ फ्लाई, और फिर वो यहाँ पर उसका कोड लिख दूंगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, उसकी हमने सारी प्रॉपर्टीज ले ली और खुद की भी हम कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप इतना आपके समझ में आ चुका होगा। तो देखिए मैं आपको एक्सेप्शन क्लास की पहले हायरार्की दिखाता हूँ, डरो मत, देखना इसको। मैं गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट से आई है इमेज जो है, तो मैं इसको न्यू टैब में खोल लेता हूँ। हाँ, तो देखिए सबसे पहले आपकी एक ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसको, तो हाँ, सबसे ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्लास है और इसको एक्सटेंड किया है किसने, थ्रोएबल क्लास ने। ठीक है, जो ये थ्रोएबल क्लास है इसने इसको एक्सटेंड किया है। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज होगी
वो सब थ्रोएबल के अंदर चली जाएगी। अब थ्रोएबल क्लास को एक एक्सेप्शन नाम से क्लास है उसने एक्सटेंड किया है, और एक एरर नाम से क्लास है उसने। अब जो एरर क्लास है वो हमारे लिए नहीं है, वो है आपकी जेवीएम के लिए। क्योंकि एरर, सपोज करिए एरर्स होते क्या है, एरर्स वे होते हैं जिनकी आप रिकवरी ना कर सके। मतलब जैसे कि सपोज करिए आप प्रोग्राम लिख रहे हो, और जब आप लिख रहे हो तो कुछ डेटा स्टोर करा रहे हो, और फिर क्या होता है कि आपके जो रिसोर्सेज होती है, जैसे कि मेमोरी आपकी फुल हो जाती है, तो क्या आप अब उसको रिकवर कर सकते हो, क्या हैंडल कर सकते हो, क्या एकदम से अब आप फिर से मेमोरी डाल दोगे उसके अंदर अलग से लाकर? नहीं डाल सकते ना। तो उसी को हम कहते हैं एरर, जिसको आप हैंडल ना कर सके। तो वो जेवीएम का काम है, जेवीएम के लिए ये क्लास, इसको भूल जाओ अभी। ठीक है, एक्सेप्शन क्लास हमारे लिए है। अब आप एक्सेप्शन को एक तरीके से किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर लोगे, जैसे कि क्या, यूजर ने गलत इनपुट दिया तो हम फिर उसको फिर से प्रॉम्प्ट कर देंगे कि आपने गलत दिया है, सही डाल दो। लेकिन एरर में कहाँ तक, कैसे करोगे? मतलब आप क्या मेमोरी दूसरी डाल सकते हो, बढ़ा सकते हो मेमोरी? नहीं कर सकते ना। तो एक एग्जांपल था एरर का। ठीक है, तो ये जेवीएम के लिए होता है। अब एक्सेप्शन क्लास के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस होती है, जैसे कि मैं आपको बताया था ना अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो जो वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास थी ना, उसने इसको एक्सटेंड्स किया होगा। जो हमारी ये एक्सेप्शन क्लास है ना, उसने इसको एक्सटेंड्स किया होगा। मतलब एक्सेप्शन क्लास के जितनी सारे मेथड्स हो गए, जितनी उसकी प्रॉपर्टीज होगी, एट्रीब्यूट्स हो गए, वे सब उसके अंदर चली गई होगी, और फिर उसने खुद के और कुछ अलग से फंक्शन लिख लिए होंगे। तो मैं अभी आपको इनका सोर्स कोड दिखाऊंगा, फिर आपके और अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है वो सबसे, मतलब हर एक क्लास की सुपर क्लास होती है। सुपर क्लास वो होती है जिससे प्रॉपर्टीज ली जाती है, और जिसके अंदर जाती है वो सब क्लास होती है। तो सपोज करिए जैसे कि आप यहाँ पर ये अपनी क्लास भी लिख रहे हैं ना, एनिमल नाम से, इसने भी ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, लेकिन किया है इसने भैया। ठीक है, जावा के डेवलपर्स ने कुछ ऐसा पहले से ही कर रखा है। ठीक है, मतलब इसने क्या किया है, इसने एक्सटेंड किया है ऑब्जेक्ट क्लास को। हर एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती ही है। ठीक है, हाँ, तो मैं अब आपको इनका सोर्स कोड दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्लास का ही दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। ठीक है, ये इस टाइप से उन्होंने डिफाइन कर रखी है जो जावा के डेवलपर्स हैं। ये उसका कंस्ट्रक्टर था ऊपर, ये इक्वल्स मेथड है। तो ऐसे ही और भी मेथड्स है, हैश कोड मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड है, तो इस टाइप से है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा थ्रोएबल क्लास। ठीक है, हाँ ये रही। तो देखिए जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। ठीक है, हाँ, और फिर क्या है, थ्रोएबल इम्प्लीमेंट्स। ये तो इसने यहाँ पर लिखा तो नहीं है कि ये एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट क्लास को, और जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया था कि ऑब्जेक्ट क्लास सुपर क्लास होती है, तो वो इंटरनली जावा की फंक्शनैलिटी होती है, वो कैसे भी करता है, उसके सारे मेथड्स थ्रोएबल क्लास के अंदर जा चुके हैं। बल्कि जो भी क्लास आप बनाते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था, उन सब के अंदर चली जाती है। ऑब्जेक्ट क्लास एक सुपर क्लास होती है। तो हाँ, तो थ्रोएबल के अंदर देखिए कुछ वेरिएबल्स डिफाइंड है जो प्राइवेट है। फिर देखिए यहाँ पर अब मेथड्स भी मिलेंगे आपको। ये तो उसके कंस्ट्रक्टर्स हो गए। देखिए, एक मेथड है गेट मैसेज मेथड। ठीक है, ये आपको सुना भी होगा, आपकी बुक में भी लिखा होगा। एक गेट कोज है, फिर आपका टू स्ट्रिंग मेथड है। अब टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर भी था और इसके अंदर भी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर का कंटेंट था वो इन्होंने ओवरराइड कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, मेथड ओवरराइड कर दिया उन्होंने यहाँ पर। उसके जैसे कि कोई वर्ड है, वो किसी टाइप से वाक करती हो, फिर हमको क्या करना हो, उस वाक मेथड को थोड़ा सा, मतलब उसके अंदर और कोड ऐड करना हो या उसको बिल्कुल ही चेंज करना हो, तो हम कर सकते हैं। मतलब वे मेथड सारे हमारे अंदर, जो हमारी क्लास है उसके अंदर आ गए, हमने कुछ एडिशनल ऐड कर दिए, और जो आए हैं उनको भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब और भी मिलेंगे। प्रिंट स्टैक ट्रेस है। ठीक है, हाँ, तो अब मैं दिखाता हूँ एक्सेप्शन क्लास का। ये एक्सटेंड करता है थ्रोएबल। मतलब क्या, जो भी थ्रोएबल के अंदर कोड है आपका, वो सब, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर चली गई। ठीक है, चली गई। हाँ, तो मतलब जो आपका मेथड था वो प्रिंट स्टैक ट्रेस, टू स्ट्रिंग, ये सब इसके अंदर आ चुके हैं, है ना। इसीलिए इसका कोड इतना छोटा है यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो मेथड्स इसके अंदर आ चुके हैं। अलग छोटा रहा है लेकिन उसके मेथड्स भी इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सेप्शन क्लास। अब एक्सेप्शन क्लास से आगे भी और भी है, जैसे कि एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड्स करती है रन टाइम एक्सेप्शन। जैसे कि एक और क्लास है हमारी रन टाइम एक्सेप्शन। ये देखिए, रन टाइम एक्सेप्शन नाम से एक क्लास है, ये एक्सटेंड करती है एक्सेप्शन को। मतलब एक्सटेंड एक्सेप्शन के अंदर जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो रन टाइम के अंदर आ जाएगी, जो रन टाइम एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इस टाइप से क्लास एक दूसरे को एक्सटेंड करती है और उनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है उनके अंदर।
तो सपोज करिए मैं यहाँ पर, अब देखिए ना मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, तो आपके समझ में आ चुकी होगी एक क्लास होती है, जैसे कि एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी आपकी क्लास है। कहाँ गया उसका सोर्स? अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास है, रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड्स कर रही है, और रन टाइम एक्सेप्शन आपकी एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड्स कर रही है। तो सपोज करिए, देखिए इसके अंदर कोई मेथड अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका ही एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जब ये क्लास है हमारी और जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है, तो हम इसका डायरेक्टली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जावा डॉट लैंग पैकेज तो हमारा ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड रहता ही है। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, नहीं तो फिर ये हमको कहेगा कि भैया आपने क्या कर दिया, मेरे कुछ समझ नहीं आया। तो सपोज करिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इक्वल टू न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और फिर मैं क्या करता हूँ ओबी डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अगर मैं ऐसे करूँ कुछ, यहाँ पर देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। यही तो था शायद मेथड, या कुछ और था, या फिर हम क्या करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड को चलो कॉल कराते हैं, या गेट मैसेज कराते हैं। चलो गेट मैसेज, कंट्रोल प्लस सेव, और मैं इसको यहाँ पर अभी एग्जीक्यूट करूँगा फिर से, ठीक है? इस बार देखते हैं कि क्या होता है। जावा एक्सेप्शन डेमो डॉट जावा, तो फिर से इसने यही दिया, तो मतलब हमको इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर डालना होगा, क्योंकि देखिए थ्रोएबल क्लास हमारी कहाँ पर है, और इसके अंदर मैं फाइंड करता हूँ कौन सा मेथड था, हमने गेट मैसेज। तो देखिए इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है बल्कि वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं यहाँ पर ये वैल्यू डाल देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो आई होप इस बार तो कुछ आउटपुट देना चाहिए इसको। तो नल आया है, ठीक है? तो मतलब इसने कुछ आउटपुट तो दिया, क्योंकि अभी कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं है। हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसकी मदद से हमने गेट मैसेज को कॉल करा दिया। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता था कि कहाँ है हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन की क्लास, ये रही। इसके अंदर आपको कोई मेथड दिखा ऐसा जो टू स्ट्रिंग हो, गेट मैसेज हो? नहीं है ना। लेकिन इसने एक्सटेंड किया है रन टाइम एक्सेप्शन को, उसके इसके अंदर आए। फिर इस उस जो रन टाइम एक्सेप्शन है उसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन के अंदर थ्रोएबल क्या है, क्योंकि वो मेथड तो थ्रोएबल के अंदर ही था, और थ्रोएबल के अंदर ऑब्जेक्ट के आए हैं। तो आई होप इतना आपके समझ में आ चुका होगा। तो इसी टाइप से बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो आपके आते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, इंट ए इक्वल टू 5 कर दिया, ठीक है? और मैं यहाँ पर करता हूँ स्ट्रिंग एस इक्वल टू, हाँ एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर करता हूँ इंट ए इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट सॉरी इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है? मैं इंटीजर में बदलूंगा किसी स्ट्रिंग को, ठीक है? और मैं यहाँ पर कर देता हूँ एबीसी। अब ये क्या एबीसी को इंटीजर के अंदर बदल सकता है? नहीं बदल पाएगा, इसीलिए फिर से ये आपको कोई एक्सेप्शन देगा, और शायद उस एक्सेप्शन का नाम होगा आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। देखते हैं। हाँ, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है, ठीक है? इसने यहाँ पर ये अपना मैसेज दे दिया कि क्या रीज़न रहा एक्सेप्शन आने का, और फिर इसने यहाँ पर स्टैक ट्रेस भी प्रिंट करा दिया होगा। हाँ, ठीक है, ये मेथड प्रिंट कराया इसने, क्योंकि पार्सेंट भी आपका एक मेथड ही है, ध्यान रखना। पार्सेंट आपका एक मेथड है इंटीजर क्लास के अंदर जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, इसलिए उसके अंदर तो गया होगा उस मेथड के अंदर, और वहां पर इसको एरर मिल गया, इसीलिए पार्सेंट को भी प्रिंट कराया और लाइन भी इसने प्रिंट करा दी है, ठीक है? फिफ्थ लाइन पर है, इसलिए इसने देखिए यहाँ पर फिफ्थ लाइन पर प्रिंट कराया है। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस है, तो देख लेना, जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको नए नए पता लगते रहेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि इनको हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो इनको हैंडल करने के लिए आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हो। देखिए एक ट्राई ब्लॉक बनाना होगा आपको, कि आप ट्राई करो, मतलब क्या कि आप ट्राई करो कि इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो बिना किसी एक्सेप्शन के या नहीं। तो अगर वो बिना किसी एक्सेप्शन के एग्जीक्यूट हो जाए तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं। लेकिन सपोज करिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, कुछ एक्सेप्शन आ ही जाता है, जैसे कि यहाँ पर आए, तो हमको उसको पकड़ना होगा और उसको हैंडल करना होगा, ठीक है? तो उसको पकड़ना, जो आपका एक्सेप्शन आया है, और फिर कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा देना, उसको हैंडल करने के लिए, उसी को हम कैचिंग एन एक्सेप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए, अब मुझको नहीं पता कि किस टाइप का एक्सेप्शन आएगा, अभी तो पता है, तो किस टाइप का एक्सेप्शन आने वाला है, चलो बताइए मुझको। तो ये आया था आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है?
तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ई। अब हमको यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे ही यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा वो क्या करेगा, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और फिर वो एक हैंडलर ढूंढेगा। तो वो क्या करेगा, इससे मैच करेगा कि क्या ये मुझको हैंडल कर सकता है। तो देखिए उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है यार, हैंडल तो कर सकता है। और फिर हम यहाँ पर क्या करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सपोज करिए मैं यहाँ पर इस बार प्रिंट कराता हूँ गेट मैसेज, ठीक है। तो वो मैसेज देगा आपको कुछ, तो देखते हैं चलिए। इस बार आपका प्रोग्राम बीच में नहीं रुकना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सपोज करिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाय कैसे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया। तो अगर आपका यहाँ पर एक्सेप्शन आता है तो अगर जेवीएम ने हैंडल किया तो वो प्रोग्राम को यहीं पर ही रोक देगा, लेकिन अगर हमारे हैंडलर ने हैंडल किया तो वो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो में चलता रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं चलो, मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और इस बार देखेंगे कि क्या होता है। सस्पेंस बना हुआ है। तो देखिए फॉर इनपुट स्ट्रिंग एबीसी, तो जो ये आपका जो ये मैसेज था ना, इसने इस बार सिर्फ ये प्रिंट कराया। तो गेट मैसेज फंक्शन तो आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या करता है। और देखिए स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता ई डॉट गेट मैसेज की जगह प्रिंट स्टैक ट्रेस, है ना, ये भी तो एक मेथड था। देख लेते हैं इसका रिटर्न टाइप क्या है आपके स्टैक ट्रेस का। कौन सी क्लास है ये आपकी, अर्थमेटिक है, तो मुझको थ्रोएबल के अंदर जाना है ना। हाँ तो इसके अंदर मैं फाइंड करता हूँ कौन सा गेट स्टैक ट्रेस कहाँ है। तो पब्लिक गेट स्टैक ट्रेस, एक सेकंड शायद यहीं पर ही था। हाँ तो ये एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमको इसको प्रिंट एलन के अंदर डालना पड़ेगा, प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो एक एरर शो कर रहा है क्या, वॉइड टाइप नॉट अलाउड हेयर। तो वॉइड है क्या यार इसका टाइप, देखते हैं एक सेकेंड। गेट स्टैक ट्रेस, मैं यहाँ पर क्या यूज़ किया, प्रिंट स्टैक ट्रेस, और मैंने यहाँ पर क्या देखा था, गेट स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस देखते हैं यहाँ पर, ये रहा वॉइड है इसका, ठीक है। तो छोटी सी गलती कर दी मैं यहाँ पर, इसीलिए मैं करता क्या हूँ यहाँ पर, इसको आगे पीछे से प्रिंट एलन स्टेटमेंट को हटा देता हूँ क्योंकि ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और इसको हम फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं, इस बार कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसने पूरा स्टैक ट्रेस प्रिंट करा दिया कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये तो आपका जो क्लास है जो जिस टाइप का एक्सेप्शन आया है, ठीक है। इस मेथड के अंदर गए हम, इस मेथड के अंदर इस लाइन पर, ठीक है। तो इसने पूरा इंटरनली सब प्रिंट करा दिया। तो इस टाइप से आप इन मेथड्स को यूज कर सकते थे, ठीक है। तो अब एक और यहाँ पर आपका ब्लॉक होता है फाइनली। फाइनली ब्लॉक क्या होता है कि अगर आपका जो एक्सेप्शन है वो आए या ना आए, जो इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होगे ही होगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और सपोज करिए इस बार कोई एक्सेप्शन आता भी नहीं है, मैं यहाँ पर 255 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, जो फाइनली ब्लॉक के अंदर कोड होगा वो पक्का चलेगा। ये हम तब यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने कोई फाइल खोली, एग्जीक्यूटेड देखिए आ गया। जैसे कि सपोज करिए हमने कोई फाइल खोली, ठीक है। यहाँ पर हमने हमने कोई फाइल खोली, ठीक है। और कोई एक्सेप्शन आता हो चाहे ना आता हो, हमने वो फाइल तो खोल दी ना, तो हमको उसको क्लोज भी कराना पड़ेगा। तो हम फाइनली ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं, चाहे एक्सेप्शन आता रहे या ना आए, हमको फाइल तो बंद करानी ही पड़ेगी। इसीलिए हम फाइनली ब्लॉक का तब यूज कर सकते हैं। अब तो सपोज करिए मैं करता क्या हूँ, अब यहाँ पर इस फाइनली ब्लॉक को तो हमने ऊपर करके देख लिया, तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पर कैच ब्लॉक को हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है हमारा। देखिए अगर मैं यहाँ पर फाइनली ब्लॉक को तो रखता ही हूँ, कैच ब्लॉक हटा दिया, कैच ब्लॉक नहीं है तो हमारे पास कोई हैंडलर नहीं है। अब कोई हैंडलर नहीं है तो फिर जेवीएम हैंडल करेगा इसको। तो अगर मैं यहाँ पर ए कर दूँ तो मतलब कोई एक्सेप्शन आएगा, कोई एक्सेप्शन आएगा तो उसको जेवीएम हैंडल करेगा और आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। लेकिन बात क्या है, यहाँ पर एग्जीक्यूटेड फिर भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो फाइनली ब्लॉक के अंदर था और चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए वो पक्का एग्जीक्यूट होगा। तो इतना आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कैच ब्लॉक लिखा था ना, उसके अंदर मैं लिखा था नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब ये बताइए ये किसकी सब क्लास है,
ये रन टाइम एक्सेप्शंस की सब क्लास है और वो आपकी एक्सेप्शन क्लास की सब क्लास है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्सेप्शन एक्सेप्शन, ठीक है, तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी इसको हैंडल कर सकता है क्योंकि वो सुपर क्लास है और वो सब क्लास है जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन था। तो देखते हैं क्या वो हैंडल करता है कि नहीं करता। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ ये, और फिर मैं यहाँ पर करा देता हूँ, सपोज करिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अरे यार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड हम दिखा देंगे, यूज़र के समझ में आ जाएगा कि क्या है। बस मैं यहाँ पर इनवैलिड लिख रहा हूँ फिलहाल। तो देखते हैं कि क्या हैंडल होता है कि नहीं होता है, क्या हमारी एक्सेप्शन सुपर क्लास इसको हैंडल कर सकती है। यार जब सुपर क्लास है तो हैंडल कर ही सकती है ना। तो देखिए हैंडल कर लिया उसने। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी क्लास है तो फिर आप सुपर क्लास लिख दो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेप्शन, ठीक है, तो वो खुद हैंडल कर लेगी। तो इतनी बात हमने कर ली। तो अभी हम बात करेंगे चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में। देखिए चेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं आपके और अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब चेक्ड एक्सेप्शंस जो होते हैं आपके उनको हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस भी कहते हैं। अब ये मत कह देना कि वे एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पर होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन सिर्फ रन टाइम पर आते हैं। ठीक है, जो आपके कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस होते हैं वे एक्सेप्शन होते हैं जो कंपाइल टाइम पर चेक किए जाते हो। ठीक है, जो कंपाइलर जैसे कि आपको प्रॉम्प्ट कर दे पहले ही कि हाँ ये एक्सेप्शन आपका फ्यूचर में आ सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंट ए इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट ये। ठीक है, तो अभी कंपाइलर यहाँ पर ये चेक नहीं कर रहा है कि यहाँ पर क्या कोई एक्सेप्शन आ सकता है। लेकिन सपोज करिए मैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक सारे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं सपोज करिए एक फाइल रीड करने की कोशिश करता हूँ फाइल इनपुट स्ट्रीम की मदद से। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो आप छोड़ दो इसको, फाइल इनपुट स्ट्रीम, और सपोज करिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ ओ पी बी डॉट टी एक्स टी जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पर दिया ऐसे, और फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस से, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये अब एक एक्सेप्शन फेंक कर मारेगा। पहले तो हम इसको कंपाइल ही करते हैं जावा सी, और क्या नाम है, एक्सेप्शन डेमो। ठीक है, डॉट जावा। अब इसको मैं पहले एक बार इंपोर्ट करा लेता हूँ जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर। ये मिलती है आपको जो एक क्लास है। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ पैकेज। ठीक है, मैंने यहाँ पर आईओ पैकेज को इंपोर्ट करा लिया। अब मैं इसको यहाँ पर कंपाइल करता हूँ। तो जब आप कंपाइल करेंगे ना ये तभी आपको कुछ एरर दे देगा कि भैया फ्यूचर में आपका एक एक्सेप्शन आ सकता है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मतलब क्या कि जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो हो सकता है फाइल ना मिले, तो ये पहले ही चेक कर रहा है कि क्या कोई एक्सेप्शन आ सकता है। तो हो कुछ एरर्स होते हैं जो एक कंपाइल टाइम पर ही शो कर देता है, उनको हम कहते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, और रन टाइम एक्सेप्शन जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा किया, तो अब इसको यहाँ पर ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, या आपका प्रोग्राम कंपाइल कर देगा। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो वही एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पर चेक किए जाए, आते नहीं है, अकर नहीं होते हुए, बस चेक किए जाते हैं। कंपाइलर चेक करके बताता है आपको, ठीक है, कि भैया फ्यूचर में आपके एक्सेप्शंस आ सकते हैं। इसीलिए इनको आप क्या करो, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल दो, इनको हैंडल कर लो आप पहले ही, है ना। जैसे कि बैकअप लेके चलो पहले ही, जैसे कि आपकी मम्मी कहती होगी आपसे कि आप पहले ही छाता ले जाओ, क्या पता आ जाए बारिश, तो इसी टाइप से कुछ आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो ये पहले ही कहेगा कि आप इनको पहले ही हैंडल कर लो ना, आप क्यों रिस्क उठाते हो। इसीलिए अगर आप इसको जो है यूज़ करना चाहते हो फाइल इनपुट स्ट्रीम को, तो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यही चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी भी मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आप हैंडल नहीं करना चाहते हो किसी पार्टिकुलर मेथड के थ्रू, तो आप थ्रोस कीवर्ड का यूज कर सकते हो। और सपोज करिए वो कौन सा एक्सेप्शन देता था, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, है ना, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप थ्रोस कीवर्ड के आगे वो एक्सेप्शन लिख सकते हो, और यहाँ पर चेक्ड एक्सेप्शन आएगा थ्रोस कीवर्ड के बाद। और मैं आपको बता दिया कि कौन सा वो जो चेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर अब क्या करता हूँ, फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करता हूँ। सपोज करिए
फाइल इनपुट स्ट्रीम ओ भी इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और मैं यहाँ पर कोई फाइल खोलता हूँ pb.txt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंपाइल तो हो जाएगा। ठीक है, देखना अभी तो कंपाइल हो गया। तो थ्रोस कीवर्ड क्या करता है आप ये देखिए, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो तब आपको रन टाइम एक्सेप्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन मिल जाएगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का। जैसे कि सपोज करिए मैं एक मेथड बना रहा हूँ यहाँ पर void read। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या किया, उससे कुछ फाइल रीड करा दी मैंने, यहाँ पर रीडिंग फाइल। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये फाइल जो ये मेथड है मेरा, मैं इसमें एक्सेप्शन हैंडल ना करूँ, बल्कि सपोज करिए कोई और डेवलपर आकर मेरे जो ये मेथड है इसको यूज़ करेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा थ्रोस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मतलब क्या कि अब उसको हैंडल करना पड़ेगा जो ये एक्सेप्शन होगा। ठीक है, जब भी वो इस मेथड को यूज करेगा तो उसको हैंडल करना पड़ेगा कि अगर एक्सेप्शन आता है तो क्या करना है। तो थ्रोस कीवर्ड मेनली यही होता है। ठीक है, जब आप खुद अपने मेथड के थ्रू एक्सेप्शन को ना हैंडल करना चाहते हो। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पर जो है कंपाइल टाइम एरर से तो बच गए अगर आप मेन मेथड के आगे लगाते हो, लेकिन रन टाइम जब आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा वहां पर एक्सेप्शन आने वाले हैं। और अनचेक्ड एक्सेप्शन वे होते हैं जो रन टाइम पर आते हैं। ठीक है, मतलब रन टाइम पर चेक किए जाते हैं। अब जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, जो आपके अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, उन सभी के अंदर आपके आते हैं, स्पेलिंग देख लेना यार, जो आपके रन टाइम एक्सेप्शन थी ना, एक क्लास थी ना रन टाइम एक्सेप्शन, उसकी सभी सब क्लासेस आ जाती है। ठीक है, और रन टाइम एक्सेप्शन जो क्लास है वो तो आती है, प्लस इसकी जो सब क्लासेस है जिसने इनको इनहेरिट किया हो। जैसे कि आपने अर्थमेटिक एक्सेप्शन देखा था, वो इसकी सब क्लास थी, तो वो अनचेक्ड एक्सेप्शन में आती है। तो आई होप इतना समझ में आ चुका होगा। और हाँ, साथ ही साथ इसके अंदर एरर भी आते हैं, एरर क्लास भी आती है जो आपके लिए नहीं होती, जेवीएम के लिए होती है। तो मेन मेथड के आगे आप लगा सकते हो थ्रोस कीवर्ड अगर आप चाहते हो कि ना हैंडल करना पड़े आपको। ठीक है, बल्कि किसी भी मेथड के आगे लगा सकते हो, और यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना चेक्ड एक्सेप्शन ही लगाना, और कोमा लगा के आप यहाँ पर और सारे एक्सेप्शंस का नाम भी दे सकते हो अगर एक से ज़्यादा एक्सेप्शन आते हैं। तो फिर जब आप यहाँ पर इसको, जैसे कि सपोज करिए मैं यहाँ पर रीड मेथड को कॉल करूंगा, सपोज करिए कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका डेटा टाइप हम बदल लेंगे। ठीक है, तो उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे हम। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे कि जैसे ही आप इस मेथड को एग्जीक्यूट करोगे तो अगर ये कोई आपका एक्सेप्शन देता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कैच करा लेंगे और फिर उसको हैंडल कर लेंगे। और पता ही है आपको किस टाइप का एक्सेप्शन देता है वो, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई, और फिर इसको हैंडल कर लेंगे हम यहाँ पर। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो फिर वो जेवीएम ही हैंडल करता है अगर आपका, जैसे कि आपने यहाँ पर थ्रोस करा दिया। ठीक है, अब यार कोई हैंडलर तो मिलेगा नहीं, तो जेवीएम को ही हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखें, इसको हटाते हैं यहाँ से और इसको भी हटाते हैं। सॉरी, इसको यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, चलो। ठीक है, हाँ, तो फिर से हम इसको कंपाइल तो हमने कर लिया था, सही आया था, एक्सेप्शन डेमो डॉट जावा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए एक्सेप्शन आ गया आपका, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया है, कह दिया कि भाई फाइल नहीं मिली आपके सिस्टम में, क्योंकि मैं बना ही नहीं रखी है फाइल, तो कहाँ से मिलेगी। इसीलिए फिर जेवीएम ने इसको हैंडल किया होगा, क्योंकि हमने तो कह दिया जो कि भाई हम हैंडल नहीं करने वाले। ठीक है, तो फिर अब कोई हैंडलर मिलेगा नहीं, तो जेवीएम ही इसको हैंडल करेगी। और आप खुद भी थ्रो कर सकते हो कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड कह रहा हूँ, एक्सेप्शन। कैसे? थ्रो कीवर्ड की मदद से जब आपको एक्सेप्शन थ्रो करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ थ्रो अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, या हाँ ठीक है, ऐसे करो कुछ, नहीं पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो थ्रो किया जाता है। जैसे कि जब कोई एक्सेप्शन आता है तो पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ना, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था। तो सपोज करिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई मैं यहाँ पर बनाता हूँ और इक्वल टू इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, इक्वल टू न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँ, थ्रो करा दूँ ई को। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो देखते हैं क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन फेंक कर मारता है। लेट्स सी। तो देखिए एक्सेप्शन आ गया है, जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो भी है। ठीक है, अब इसको हम हैंडल भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। मैं इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दूं। ठीक है,
और हम इसको फिर कैच करा लेंगे यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन है ना, ARITH अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। और फिर सपोज करिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हैंडल्ड। ठीक है, देखते हैं क्या ये हैंडल कर लेता है। तो यार ई वेरिएबल हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं f कर लेता हूँ, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, आपको पता ही है। तो फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसको हैंडल करता है जो हमने कैच ब्लॉक की मदद से इसको हैंडल किया है। तो देखिए हैंडल आ गया, मतलब ये हैंडल हमने कर लिया। तो ऐसे ही हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पर और वीडियोस अपलोड करेंगे जल्दी, उसमें हम एक दो प्रोग्राम भी करके दिखाएंगे आपको और आउटपुट क्वेश्चंस भी करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।